हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ऑफलाइन वाले सभी पेपर के ईवीएस के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और दिसंबर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैंने सॉल्व भी करवा दिए हैं। अब मैं कुछ ऑनलाइन वाले पेपर भी करवा रही हूँ। तो ऑनलाइन वाले पेपर की 7 वीडियो आ चुकी हैं, यानी 7 पेपर मैं ऑनलाइन वाले करवा चुकी हूँ। ये 8वां पेपर मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एसएसटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर सेकेंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है। ऐसा करने का लाभ यह है कि पहला है, मच्छर केरोसिन से प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं। दूसरा है, मच्छर केरोसिन से मर जाते हैं। तीसरा है, मच्छर केरोसिन की परत में फंस जाते हैं। और चौथा है, केरोसिन की परत ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि केरोसिन की जो परत होती है ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और इस तरह से मच्छरों का जो प्रजनन है वह रुक जाता है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल है, पहला है कौवा, दूसरा कबूतर, तीसरा कटफोड़वा और चौथा गिद्ध। तो पहले ही पहेली में कहा गया कि मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, तो मरे हुए जानवर खाता है गिद्ध। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो गिद्ध होता है, तो गिद्ध जो होता है ये मरे जानवरों को खाता है जिससे पर्यावरण साफ होता है और ये ऊंचाइयों पर उड़ता भी है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो कौवा होता है ये सर्वाहारी होता है, ये मांस भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है। कबूतर होता है ये दाने खाते हैं, बीज खाते हैं। और कठफोड़वा होता है ये कीट भक्षी होता है, छोटे छोटे कीड़ों को खाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर है। दूसरा दिया गया है, छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली होती हैं और ये ही छत्ते के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों को करती हैं। तीसरा दिया गया है, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और चौथा है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये छत्ता बनाती हैं और बच्चों को भी पालती हैं। अब मैंने आपको मधुमक्खियों के बारे में कई बार बताया है। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, क्योंकि ये जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है। तो पहला इसमें सही हो गया। छत्ते में अधिकांश श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, यानी काम करने वाली मक्खियां। ये छत्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जैसे कि बच्चे पालने का कार्य, छत्ता बनाने का कार्य, फूलों से रस एकत्र करने का कार्य, शहद बनाने का कार्य। ये सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियों के होते हैं। तो इसमें बी भी सही हो गया। प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये सही है। और छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं और ये कोई विशेष कार्य नहीं करती। और डी में लिखा है कि ये छत्ता बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं, तो ये हो गया गलत। ए बी सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हम चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के दौरान विभिन्न त्योहार मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नव चंद्र के दिन मनाया जाता है? पहला है दीपावली, दूसरा है होली,
तीसरा है ईद और चौथा है रक्षा बंधन। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा त्योहार नवचंद्र के दिन मनाया जाता है। तो दीपावली नवचंद्र के दिन मनाई जाती है, यानी कि अमावस्या को। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ईद नवचंद्र के बाद दूसरे दिन यानी मनाई जाती है। और रक्षाबंधन ये भी पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। पहला है भारतीय चूहा सर्प, नाग, पाइथन। दूसरा है नाग, करैत, दुबोइया, रेतबोआ। तीसरा है नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। और चौथा है दुबोइया, अफाई, करैत, भारतीय चट्टान पाइथन यानी कि अजगर। तो भारत में जो सांप पाए जाते हैं उनमें से केवल 4 तरीके के जो सांप हैं वो जहरीले होते हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इस तरीके के प्रश्न में, क्योंकि सभी पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। और खेजड़ी वृक्ष, हाथी से संबंधित प्रश्न, इसके अलावा मधुमक्खी से संबंधित प्रश्न, ये प्रश्न आपको कई बार मिले हैं। तो लगभग आपको इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं याद हो गए होंगे यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह वृक्ष मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है यह छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। और चौथा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है और लोग पतली नली से इस पानी को पीते हैं। और पांचवा है लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाते हैं और इसकी छाल बनाई जाती है। अब खेजड़ी वृक्ष के बारे में जो कथन सत्य हैं वो हमें बताने हैं। तो खेजड़ी जो वृक्ष है ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ये भी याद रखिएगा। ये पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। ए में लिखा है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ए हो गया गलत। इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है, तभी तो ये रेगिस्तानी इलाके में उग जाता है। सी में लिखा है यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, ये गलत है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र नहीं होता। रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष है उसके तने में पानी एकत्र होता है और लोग पतली नली से इस पानी को पीते भी हैं। तो ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं है, ये गलत हो गया। और ई में लिखा है लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाते हैं और इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है, ये भी सही है। BCE इसमें सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनिए। पहला लिखा है डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल। दूसरा है प्लास्टिक पेंट, LPG। तीसरा है मोम, ग्रीस, रेयन। और चौथा है LPG, कोल तार, मोम। तो पेट्रोलियम के उत्पाद कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्रीस, पैराफिन, मोम, बिटुमेन। तो ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। अब इसमें आप विकल्प देखते हैं, डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल। डीजल पेट्रोल तो है, एथेनॉल नहीं है। प्लास्टिक पेंट, LPG। मोम ग्रीस, रेयन। मोम ग्रीस है, रेयन नहीं है। LPG, कोल तार, मोम। तो इसमें आप देखेंगे कि यदि यहाँ पर रेयन ना होता तो तीसरा विकल्प सही हो जाता, और यहाँ पर LPG ना होता तो चौथा विकल्प सही हो जाता। अब ये पेपर जब हुआ होगा तो हो सकता है कॉमन नंबर इसमें दिया गया हो। इसमें यहाँ हम LPG की जगह अगर यहाँ पर होता ग्रीस तो ये विकल्प आपका सही हो जाता। तो आप बस पेट्रोलियम के उत्पाद याद रखिए। प्रश्न तो जिस हिसाब से आया है इसमें विकल्प गलत दिए गए हैं, तो आप पेट्रोलियम के उत्पाद याद रखिए।
पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ग्रीस, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। तो यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको वही समूह चुनना है। इसमें यदि ग्रीस होता तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आप रेलवे स्टेशन पर हैं और अपने होटल पहुंचना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त मार्ग है। होटल पहुंचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, फिर ठीक पूर्व में 50 मीटर और अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा है। तो जैसा जैसा कहा गया है उसी के अनुसार हम एक आरेख बना लेते हैं। ये पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये तो आपको पता ही है, कई बार मैंने आपको बताया है। अब लिखा है कि होटल पहुंचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में चलते हैं। तो आप यदि यहाँ पर हैं, मान लीजिए आप यहाँ हैं, आप चलते हैं पहले ठीक पश्चिम में, तो इस तरफ चलेंगे पश्चिम में 100 मीटर। उसके बाद लिखा है फिर ठीक उत्तर में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं। तो फिर उत्तर में चलना है, उत्तर होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चलते हैं। फिर ठीक पूर्व में 500 मीटर और अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर दूरी चलते हैं। तो फिर चलना है पूर्व में। यहाँ पहुंचने के बाद अब हमें पूर्व में 500 मीटर चलना है, चल दिए हम। उसके बाद यहाँ पहुंच गए। फिर लिखा है फिर अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुंचते हैं। ये 70 मीटर की दूरी चल के हम पहुंच गए यहाँ होटल में। अब होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा है। यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया था रेलवे स्टेशन से और ये वाली दिशा बतानी है। तो ये दिशा क्या होगी? ये दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। यानी होटल के सापेक्ष हमें रेलवे स्टेशन की दिशा बतानी है। ये होटल है और ये दिशा हमें बतानी है रेलवे स्टेशन की। तो होटल के सापेक्ष ये दिशा क्या है? दक्षिण और पश्चिम में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए कहती है, वह बात कर रही है। पहला है ताजे पानी की, दूसरा है भूमिगत जल की, तीसरा पेयजल की और चौथा है नल के पानी की। तो शुद्ध पेयजल पीने के लिए कह रही है, तो वह बात पेयजल की ही कर रही है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पेयजल से क्या तात्पर्य है? उस जल से है जो मानव उपभोग के लिए सुरक्षित है, हानिकारक रसायनों, जीवाणुओं और विषाणुओं से मुक्त है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पहला है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है लियू वेन हॉक और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले मच्छर के पेट में ताक झांक इन्होंने ही की और बताया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। तो रोनाल्ड रॉस पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेंसिलिन की खोज के लिए 1945 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक दोनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के युगल को चुनिए। पहला है गोवा पुदुचेरी, दूसरा है मिजोरम लद्दाख, तीसरा है दिल्ली लक्षद्वीप और चौथा है नागालैंड और जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली और लक्षद्वीप ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन होता है? पहला है बाल चंद्र, दूसरा है चौथाई चंद्र, तीसरा है पूर्णिमा और चौथा है नव चंद्र। तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में उद्भूत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है गुल, दूसरा है कुल, तीसरा है बावड़ी और चौथा है नौला। तो वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है राजस्थान में? तो वह है बावड़ी। इन्हें सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। पहले ये प्रयोग में थी बावड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी और कर्नाटक की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। पहला विकल्प है दक्षिण पूर्व और दक्षिण, दूसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तीसरा है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम और चौथा है उत्तर पूर्व और दक्षिण। एक प्रश्न आपको दूरी दिशा से मिलेगा, एक प्रश्न आपको मैप से मिलेगा। तो ये निश्चित प्रश्न है जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब इसमें भारत की राजधानी के सापेक्ष ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशाएं पूछी गई हैं। तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें आप अभी से तैयार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है साहिमीर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को संग्रहालय ले जाता है। भ्रमण के दौरान वे एक पुरानी पेंटिंग देखते हैं जिसमें एक किले का निर्माण दिखाया हुआ है। साहिमीर विद्यार्थियों से यह देखने का आग्रह करता है कि उसमें कितने पुरुष और महिला कार्य कर रहे हैं और वे किस प्रकार का काम कर रहे हैं। साहिमीर विद्यार्थियों में क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है? पहला है अवलोकन, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है तुलना और चौथा है सराहना। तो साहिमीर बच्चों को ले गया है संग्रहालय में और भ्रमण के दौरान एक पुरानी पेंटिंग भी देखते हैं जिसमें क्या हो रहा है, किले का निर्माण दिखाया गया है। तो साहिमीर विद्यार्थियों से यह देखने का आग्रह करता है कि उसमें कितने पुरुष और कितने महिला कार्य कर रही हैं और वे किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो जो शिक्षक हैं वे क्या विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो एक तो अवलोकन विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरा विश्लेषण। तुलना और सराहना का इससे संबंध नहीं है। ए और बी इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थावरी अपर्णा को यह बताते हुए बहुत खुश हो रही थी कि इस आखा तीज पर उसकी शादी हो रही है। उसे नया लहंगा, साड़ी मिलेगा, खूब सारी मिठाई और गहने मिलेंगे और वो दूसरे गांव जाएगी। अपर्णा इस तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की के इतनी छोटी उम्र में विवाह को लेकर चिंतित है। यह प्रथा अक्सर इस गांव में होती रहती है। अपने गांव में बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए अपर्णा को क्या करना चाहिए? पहला है पुलिस को सूचित कर शादी को रोक देना चाहिए, दूसरा है उसके माता पिता से बात करके विवाह को रोक देना चाहिए, तीसरा है ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से बात करके शादी को रोक देना चाहिए और चौथा है ग्रामीण समुदाय को स्कूल में आमंत्रित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों पर अक्सर नाटक दिखाना चाहिए। तो थावरी अपर्णा को बता रही है कि उसकी शादी है और थावरी जो है कितने में पढ़ती है? क्लास 3 में। और अपर्णा जो है बाल विवाह के प्रति चिंतित है, यानी कि इतनी छोटी उम्र में विवाह को लेकर चिंतित है। तो उसे क्या करना चाहिए ये पूछा गया है। तो ग्रामीण समुदाय को स्कूल में आमंत्रित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों पर अक्सर नाटक दिखाना चाहिए ताकि जो ग्रामीण लोग हैं इसके दुष्परिणामों को समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? पहला है प्रयोग करना, दूसरा है व्याख्यानों द्वारा शिक्षण, तीसरा है कथा वाचन, चौथा है निर्देशित अन्वेषण और पांचवा है विचार विमर्श। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा ईवीएस शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? तो व्याख्यानों द्वारा शिक्षण उपयुक्त नहीं है ईवीएस शिक्षण के लिए, यानी कि केवल बी, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को कक्षा में पढ़ाया गया कि कोई भी ईवीएस का विषय समझने में मुश्किल होती है तथा वह भावी आकलन के लिए उसे ग्रहण नहीं कर पाता।
विषय को सीखने में आप उसकी मदद कैसे करेंगे। पहला है अधिगम के समय एक मिश्रित समकक्ष समूह बनाकर। बी दिया गया है कार्यों को हिस्सों में विभाजित करके तथा प्रत्येक हिस्से को अलग अलग सिखाकर। तीसरा है उस विद्यार्थी के लिए सभी पाठों के ब्रेल पाठ विकसित करके। और चौथा है उस विद्यार्थी के लिए सभी पाठों के श्रव्य पाठ विकसित करके। तो इसमें ए सही है, अधिगम के समय एक निश्चित समकक्ष समूह बनाकर। और बी सही है, कार्यों को हिस्सों में विभाजित करके प्रत्येक हिस्से को अलग अलग सिखाकर। ब्रेल पाठ विकसित करना और श्रव्य पाठ विकसित करना ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, लेकिन यहाँ पर तो कहा नहीं गया है कि बच्चा दृष्टिबाधित है। तो इसमें सी और डी गलत है, ए और बी सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है अवधारणात्मक ज्ञान का विकास करना, दूसरा है प्रक्रियागत ज्ञान का विकास करना, तीसरा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना और चौथा है अवधारणात्मक समझ का विकास करना। तो पूछा गया है कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस अधिगम के अधिगम सूचकों को निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है। पहला है अवलोकन और विवरण देना, दूसरा है संश्लेषण करना, तीसरा है साझा दृष्टिकोण के प्रति संवेदना रखना और चौथा है अनुसंधान करना। तो ईवीएस अधिगम के अधिगम संकेतों को कौन सा निरूपित करता है, तो अवलोकन और विवरण देना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अवलोकन और विवरण महत्वपूर्ण कौशल है। इनमें छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, विस्तृत अवलोकन करते हैं और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने यह सिफारिश की थी कि पहले 2 वर्षों अर्थात कक्षाएं 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों सम्मिलित होंगे, जबकि 3 से 5 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान भाग 1 और भाग 2 पृथक पृथक भाग होंगे। पहला है एनसीएफ 2000, दूसरा है एनसीएफ 1988, तीसरा है एनसीएफ 1975 और चौथा है एनसीएफ 2005। तो ये सिफारिश की थी एनसीएफ 1975 ने। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एनसीएफ 1988 ने क्या बताया कि प्राथमिक स्तर के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक ही विषय के रूप में अनुशंसित किया, लेकिन पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण पर अधिक जोर दिया। एनसीएफ 2000 ने पर्यावरण अध्ययन को पूरे प्राथमिक स्तर के लिए एकीकृत विषय बने रहने का समर्थन किया, जो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अंतर संबंध पर प्रकाश डालता है। और एनसीएफ 2005 यह मौजूदा रूपरेखा एनसीएफ 2000 की सिफारिश को दोहराती है, जो प्राथमिक स्तर में एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के महत्व पर जोर देता है। तो ये भी सब याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे ही इंटरवेल की घंटी बजी, बच्चे परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से किस प्रकार का उदाहरण है। पहला है प्रेक्षणीय अधिगम, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और चौथा है यांत्रिक अनुबंधन। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के पाठ कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को में यह बताया गया कि पक्षी अलग अलग चेतावनी आवाजें निकालते हैं। निम्नलिखित में से इसे पढ़ाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी। पहला है शिक्षकों द्वारा विभिन्न आवाजों की नकल किया जाना, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न आवाजों की नकल किया जाना, तीसरा है विद्यार्थियों से रिकॉर्ड की गई आवाजों को पहचानने के लिए कहना और चौथा है विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाजें सुनने के लिए कहना। तो जो सबसे उपयुक्त विधि है वह है कि विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाजें सुनने के लिए कहना। खुद बच्चे सुनेंगे, खुद अंतर करेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तो ये चौथा विकल्प इसमें सबसे अच्छा है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्कूल आधारित आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? पहला है यह शिक्षार्थी केंद्रित है, दूसरा है यह शिक्षक केंद्रित है, तीसरा है यह प्रकृति में नैदानिक है और चौथा है इसका फोकस उपलब्धि के मूल्यांकन पर है। तो स्कूल आधारित आकलन के संबंध में पूछा गया है तो यह शिक्षार्थी केंद्रित है और यह प्रकृति में नैदानिक है। ए और सी पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल आधारित मूल्यांकन क्या है ये भी जान लीजिए। एक शैक्षिक मूल्यांकन दृष्टिकोण है जिसमें स्कूल व्यवस्था के भीतर छात्रों की सीखने की प्रगति और उपलब्धियों का मूल्यांकन करना शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना के लिए प्रयोज्य है? पहला है किसी विषय वस्तु के लिए योजना बनाना जो समग्र रूप से संबद्ध हो, दूसरा है 10 से अधिक पाठों के लिए योजना बनाना, तीसरा है इसमें प्रत्येक पाठ योजना के लिए विस्तृत अधिगम के क्रियाकलाप हैं और चौथा है यह एक शैक्षिक सत्र के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाना है। तो पूछा गया है कौन सा इकाई योजना के लिए प्रयोज्य है। तो इकाई योजना के लिए प्रयोज्य है पहला विकल्प किसी ऐसी विषय वस्तु के लिए योजना बनाना जो समग्र रूप से संबद्ध हो। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है? पहला है बच्चों का वातावरण, दूसरा है पाठ्य पुस्तकें, तीसरा है भाषा की योग्यता और चौथा है शिक्षक। तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षक का अभिन्न घटक है? तो वह है बच्चों का वातावरण। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण के उद्देश्य हैं। पहला है पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी विकसित करना, दूसरा है बच्चे की जिज्ञासा सृजनात्मकता को पोषित करना विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में, तीसरा है बच्चों की अधिगम क्षमताओं को विशेषकर मूर्त अनुभव द्वारा बढ़ाना और चौथा है विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिज्ञता देना। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है। विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिज्ञता देना ये इसमें शामिल नहीं होगा। ए बी सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिचर्चा प्रणाली का गुणधर्म है? पहला है विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना, दूसरा है विद्यार्थियों के लेखन कौशल को बेहतर बनाना, तीसरा है सहपाठियों के विचारों में आदान प्रदान को सम्मिलित करना, चौथा है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। तो कौन सा परिचर्चा प्रणाली का गुणधर्म है ये पूछा गया है। तो सहपाठियों के विचारों के आदान प्रदान को सम्मिलित करना और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। विद्यार्थियों को वर्गीकृत तो करना ही नहीं है और लेखन कौशल को बेहतर बनाना ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। सी और डी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में संबंध थीम के लिए उपयुक्त होगा? पहला है रोल प्ले, दूसरा है व्याख्यान संचालन, तीसरा है प्रयोग और चौथा है प्रदर्शन। तो इसमें संबंध थीम के लिए उपयुक्त होगा रोल प्ले, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये जो पेपर था ये 29 जनवरी का पेपर था, 29 जनवरी 2023 का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हुआ करे आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।